और फिर वो जब टूटे और जब वो भागे और जब वो, तो जनाब इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं और अब इस तरीके से 18+ जो है कि साइफर पे भी कुछ नहीं हो सका, तोशाखाना केस पर भी कुछ नहीं हो सका, अलकादिर ट्रस्ट पे भी कुछ नहीं हो सका, जो है ना विचो विचो खाई जा ते उत्तरोला पाई जा। तुमने मेरे बच्चों को देखना है, क्योंकि मैं वजीर आजम हाउस में एक और बच्चे को संभाल के बैठी हूं। खुद ओन चौधरी को अपनी आंखों से धरने के दिनों में उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। गारंटी दे रहा हूं मैं बहैसियत एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मीडिया इंडस्ट्री का, जब मलक रियाज का इंटरव्यू किया गया था दुनिया टीवी के अंदर, तो उस वक्त पैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था। खावर मानी का आगे से कमीज उठा लें या पीछे से कमीज उठा लें, नंगे तो उन्होंने होना ही था। और ये वही घुटनों में सर दे के बैठने वाला स्टाइल है। आप ये कहानी एक जैसी है, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, किरदार बदलते हैं, वक्त बदलता है, नाज़रीन बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल रात से तहलका मचा हुआ है जब से शाहजेब खानजादा ने खावर मानिका का इंटरव्यू किया। खावर मानिका के इंटरव्यू के बारे में पिछले 15 दिन से ये खबरें आ रही थी कि खावर मानिका का इंटरव्यू आने वाला है। जाहिर सी बात है, जो प्लानिंग होती है वो लीक तो हो जाती है और अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अफवाहें हकीकत का रूप धार लेती हैं। और ये अफवाहें हमेशा किसी न किसी सियासी जमात या एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखती हैं आमतौर पे। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल कि ये इंटरव्यू किसने करवाया, तो सिंपल सी बात है कि ये इंटरव्यू एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि इमरान खान को ये बताना जरूरी है कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आपने 1.5 साल जो इंतहा की, जिस तरीके से आपने एस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाने की कोशिश की, आपने अपनी बारी खेल ली है। अब दूसरी इनिंग जारी है और वो इनिंग कब तक जारी रहेगी इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो टेस्ट मैच से भी मामला आगे निकल चुका है। अब पहली बात ये कि खावर मानिका पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों नहीं बोले। देखें, मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू के अंदर या इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सब कुछ बताने लगा हूं कि 55 मिनट के इंटरव्यू में शाहजेब खानजादा की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, राब्ते किसने करवाए, कहां खावर मानिका ने झूठ बोला और किस तरीके से उसके बच्चे डिसऑन कर रहे थे खावर मानिका को, या बुशरा बीबी किस तरीके से मामलात को इंटरफेयर कर रही थी, असर और रसूख कैसे खावर मानिका के नाम पे इस्तेमाल हो रहा था या उनके बच्चों के नाम पे इस्तेमाल हो रहा था। और खावर मानिका जो पहले डर की वजह से नहीं बोले, अब डर की वजह से ही बोले, तो यानी उनके ना बोलने और उनके बोलने के पीछे एक ही महरिक है और वो है खौफ और डर। पता नहीं उन्होंने क्या कुछ जिंदगी में पा लिया जिसको खोने का उन्हें डर है, और उस डर के शिकार हो के वो बहुत कुछ ऐसा कह गए हैं। अब देखिए, मैं बेसिकली उस शो का प्रोड्यूसर रह चुका हूं। देखिए, इसको कहा जा रहा है जी ये प्लांटेड इंटरव्यू है। पहले कहा गया कि कामरान शाहिद ने किया, फिर आदिल शाहजेब का नाम लिया गया, फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू मुनीर फारूक से करवाया गया, और अब ये एक इंटरव्यू है। ये बात आप याद रखें, जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि इनको इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये बात गारंटी दे रहा हूं, मैं बहैसियत एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मीडिया इंडस्ट्री का ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये इंटरव्यू किसी भी एंकर को पेश किया जाए तो वो भाग के इस इंटरव्यू को करेगा, क्योंकि उसका काम है इंटरव्यू करना। और आमतौर पे क्या होता है, यहां पे कोऑर्डिनेटर्स जो है सारा दिन महीनों मिन्नतें कर रहे होते हैं छोटे छोटे गेस्टों की कि सर आ जाएं, आप प्लीज हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। और जब इतना बड़ा स्कूप मिल रहा हो तो क्यों नहीं कोई इंटरव्यू करेगा। हाँ, इंटरव्यू करना आपकी अपनी मर्जी है कि आप उस इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करते हैं। आप मुश्किल सवाल करके आप आसान जवाब में उसको निकलने देते हैं, या आप उसको घेर लेते हैं और किसी भी तरीके से आप उसको निकलने नहीं देते और आप किसी भी चीज के गलत या सही होने को आप एस्टेब्लिश कर देते हैं। देखिए, और एक और मजे की बात कि मैं वो वाहिद प्रोड्यूसर हूं जो जिसके शो के ऊपर सबसे पहले प्लांटेड शो करने का इल्जाम लगा था मलक रियाज। जब मलक रियाज का इंटरव्यू किया गया था दुनिया टीवी के अंदर, तो उस वक्त पैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था। और प्लांटेड इंटरव्यू क्या होता है और क्या नहीं होता, बहरहाल ये एक लंबी साजिश थी। वो बेसिकली वो प्लांटेड इंटरव्यू नहीं था, वो एक साजिश थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार चौधरी को बचाना था। तो मैं आपको इस हवाले से इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि शाहजेब खानजादा, आप 4 इंटरव्यू उठा के देख लें जो हो चुके हैं, सब ने अपना पहला सवाल ये किया कि जनाब आप हमें इंटरव्यू क्यों देना चाहते हैं, हम आपसे 5 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं। उनका
یہ اسٹیبلش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے انٹرویو کے شروع میں ہی کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ بس ہم ہی کر رہے ہیں اور یہ آپ نے خود ہم سے رابطہ کر لیا یا آپ خود آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے اندر کسی اور کا رول نہیں ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے کس کا رول ہے کس کا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور خاور مانیکا اپنے منہ سے 55 منٹ کے انٹرویو میں 46 منٹ کے اوپر خاور مانیکا نے خود بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان کی چھان بین کر چکی ہے. بہرحال خاور مانیکا کی جو باڈی لینگویج تھی انتہائی ویک تھی. اب جس طریقے سے انٹرویو کا آغاز کیا گیا وہ اسی طریقے سے کیا گیا کہ خاور مانیکا آگے سے قمیض اٹھا لیں یا پیچھے سے قمیض اٹھا لیں, ننگے تو انہوں نے ہونا ہی تھا اور وہ بہت برے طریقے سے ننگے ہو چکے ہیں. اب اس انٹرویو کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان سے رابطہ کس طریقے سے ہوا اور کب ہوا اور کس نے کروایا. اس کے لیے انہوں نے یہ نام لیا اپنے جو بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو, ان کا نام لیا گیا کہ انہوں نے دھرنے کے دنوں میں یعنی 2015 کی یہ بات ہے 14-15 کی, اس وقت متعارف کروایا. اور اس سے پہلے بشرا بی بی صرف پنکی تھی اور عمران خان سے ملنے کے بعد وہ پنکی پیرنی بن گئی اور جو کپتان تھا وہ مرید کا روپ دھار گیا. اور اس طرح ایک پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ کس طریقے سے گھنٹوں گھنٹوں چلتا تھا. بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 15-16 منٹ کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میری والدہ کو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوا. اب یہاں پہ کوئی بھی چیز خاور مانیکا نے اپنے سر پہ لینے کی کوشش نہیں کی. اس نے کہا جی یہ میری ماں نے بتایا کہ یہ عمران خان بہت برا آدمی ہے, اس کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے. اور کئی دفعہ وہ گھر کے لاہور والے گھر میں آیا, پھر وہ کئی دفعہ ہمارے بنی گالہ والے گھر کے اندر آیا اور اس کے بعد لمبی لمبی فون کالیں ہوتی تھیں. رات کو میں ڈسٹرب ہوتا تھا تو میں بشرا بی بی سے اس پہ غصہ ہوتا تھا. پھر فرا گجر نے ایک نیا فون بشرا بی بی کو لا کے دے دیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کے اندھیروں میں ہوتا تھا. اور 2 مہینے کے لیے بشرا بی بی بنی گالہ میں خاور مانیکا کے گھر جو ہے بنی گالہ کے اندر وہاں پہ جا کے وہ وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ خاور مانیکا کے نوکر تھے. تو اس وجہ سے پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے بشرا بی بی عمران خان کے گھر بنی گالہ میں جاتی تھی. 2016 میں مبشر لقمان صاحب کو انٹرویو میں قندیل بلوچ نے یہ پنکی پیرنی کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے کپتان سے پنکی پیرنی ملتی ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ سے ایک لمبی کہانی ہے, لیکن یہاں پہ خاور مانیکا انتہائی بے شرم, یا ہم دیکھیں میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اپنے الفاظوں کے اوپر, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال کے لیے اسے کہا جاتا ہے بے غیرت. یعنی کہ آپ ایک تو چوری چھپے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے وہ تو ایک الگ اللہ کی کر رہی ہے, اس میں تو کچھ نہیں آپ کر سکتے, لیکن ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کی بیوی ایک نامحرم کے ساتھ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے زلفی بخاری عمران خان کے ساتھ مل رہے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی تربیت ہو رہی ہے, یہ ہمارے مرید ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے. کیا کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اس بات کی اجازت دے گا اور ایسے پلے بوائے سے ملنے کے لیے جو کہ دنیا بھر کے اندر اپنے پلے بوائے ہونے پہ فخر بھی محسوس کرتا ہے اور وہ مانتا بھی ہے کہ ہاں میں تھا یا ہوں. ابھی تک تو فی الحال چلتے ہی آ رہے ہیں صاحب جس طرح کی کہانیاں نکل رہی ہیں عمران خان کی. تو یہ یہاں پہ خاور مانیکا انتہائی ویک ثابت ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح سے ایک کمزور شخص جو ہر جگہ پہ کمپرومائز کرتا آ رہا ہے. بڑی بڑی کہانیاں میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں طلاق کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. طلاق کی سٹوری انہوں نے بتائی جناب کہ طلاق کا معاملہ اس طریقے سے آیا کہ جب بنی گالہ سے 2 ماہ کے بعد بشرا بی بی آئیں تو ان کا مزاج بدلا ہوا تھا. وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی, جو میں ان کو کہتا تھا وہ اس کے بالکل الٹ کرتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ بشرا بی بی جس رستے پہ نکل چکی تھی وہاں سے ان کا ہٹنا مشکل تھا. تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا, بشرا بی بی نے خود فیصلہ کیا کہ میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں, اور وہاں پہ بشرا بی بی جا کے 2-2.5-3 مہینے یا 4-5 مہینے وہاں پر رہیں. اور وہاں پہ رہنے کے بعد پھر پیغام بھجوایا گیا فرا گوگی کے ہاتھ خاور مانیکا کو کہ بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ آپ انہیں طلاق دے دیں. اچھا, اس طلاق کے سندیسے کے بعد
खावर मानिका खुद गए वहां पे बुशरा बीबी को मिले और उनसे पूछा कि जनाब हमारी 28 साल की रफाकत है, तो क्या आप ये चाहती हैं? तो बुशरा बीबी अपने घुटनों में सर देकर बैठ गई। ये वही घुटनों में सर दे के बैठने वाला स्टाइल है, आप समझ सकते हैं। बहरहाल बैठ गई और खावर मानिका को जवाब नहीं मिला। उसके 1 महीने के बाद फिर संदेशा भेजा गया कि जनाब बुशरा बीबी आपसे तलाक चाहती हैं, और फिर इन्होंने कहा कि मैंने उनको तलाक लिखकर दे दी, और ये तलाक लिख के दी गई 14 नवंबर को। यहां से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तलाक तो जनाब हो गई। अब उसके बाद 1 जनवरी को तलाक हुई 2017 के अंदर, 14 नवंबर 2017 को, और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हो गया। और निकाह जब हुआ तो उसके अंदर फराह गोगी ने राब्ता किया खावर मानिका से कि जनाब जो आपकी तलाक है उसकी डेट चेंज करवानी है। ये खावर मानिका खुद अपने मुंह से कह चुके हैं, और यहां पे इमरान खान जो मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर बुरे तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन देखें इस इंटरव्यू का, अगर आप ये कहें कि सिर्फ खावर मानिका एक्सपोज हो गया, सिर्फ इमरान खान एक्सपोज हो गया, या सिर्फ शाहजेब खानजादा एक्सपोज हो गया, या सिर्फ बुशरा बीबी एक्सपोज हो गई, तो बात यह है कि यहां पे सब एक्सपोज हुए हैं। जब इंफॉर्मेशन आती है तो जाहिर सी बात है जो फिक्रा जिसको जैसे समझ आता है उसका उसी तरीके से इफेक्ट होता है। और तलाक और इद्दत का मामला जो है अब वो खुल चुका है, और अदालत के अंदर ये इंटरव्यू या खावर मानिका को वहां पे ले जाने के बाद यहां पे गवाह बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो हम ये देख रहे थे कि मुफ्ती सईद और ओन चौधरी जो है गवाह हैं। तो अब खावर मानिका इस केस के अंदर नए गवाह बनने जा रहे हैं, और खावर मानिका ने खुद कहा है कि ओन चौधरी जो है वो बुशरा बीबी को ट्रांसपोर्ट करने का काम शादी से पहले करता रहा है। बहरहाल मैंने खुद ओन चौधरी को अपनी आंखों से धरने के दिनों में जो रेहाम खान है उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था पार्लियामेंट हाउस डी चौक के सामने। बहरहाल ये भी एक अलग कहानी है। लेकिन खावर मानिका के बारे में जब अगला सवाल ये किया गया कि जनाब आप तो हुकूमती रसूख इस्तेमाल करते रहे, तो यहां पे एक और बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी सामने आई, और मैं वो भी सुन के हैरान रह गया। खावर मानिका का कोई बस नहीं चल रहा था। खावर मानिका ने एक दफा उस्मान बुज़दार को फोन किया अपनी गद्दी के मामलात के हवाले से, और उस्मान बुज़दार ने फोन नहीं किया, फोन पे बात नहीं की। फिर बच्चों को फोन आया फराह गोगी को कि मियां साहब को कहें कि वो दोबारा सीएम को फोन मत करें, यानी कि वहां से शटअप कॉल मिली बकौल खावर मानिका के। लेकिन यहां पे एक चीज, जहां पे वो एक फिक्रे के अंदर एक्सपोज हो गए खावर मानिका, उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे ये कहते थे कि बाबा आप रिटायर हो गए हैं, हमें मुआशरे के अंदर जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो आप कोई भी मसला हल नहीं कर पा रहे। और उसके बाद बुशरा बीबी ने अपनी ममता का किरदार अदा करने के लिए अपने फ्रंटमैन फराह गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर को की ड्यूटी लगा दी कि मेरे बच्चों का तुमने ख्याल रखना है। जहां तुम मेरे बहुत से और मामलात को चेक कर रहे हो, वहां पे तुमने मेरे बच्चों को देखना है, क्योंकि मैं वजीर आजम हाउस में एक और बच्चे को संभाल के बैठी हूं। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई, और जो भी मामलात सीधे पदरे हो रहे थे खावर मानिका के या उनके बच्चों के, तो वो बच्चों और खावर मानिका और ये फराह गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर के थ्रू मामलात डील हो रहे थे। कोई भी बात होती थी, मूसा को मसला होता था, ठक करके ये मामला हल करवा दें जी, और किसी इब्राहिम को था वो भी फोन करके जनाब ये मामला हल करा दें। बच्चियां तो खुद वैसे ही शादीशुदा 2 बच्चियां तो वैसे तरीके इंसाफ के अंदर ज्वाइन कर चुकी थी। तो यहां पे नजर आया कि माँ बाप की इज्जत से ज्यादा वहां पे इंसान कैसे सोसाइटी के असर रसूख, शोखी और दूसरी चीजों से इन्फ्लुएंस होके कैसे कंप्रोमाइज हो जाता है। इंसान बेसिकली एक सेल्फिश मखलूक है, और हम ये देखते हैं कि उसको वो पसंद ही उसको वही आता है जो उसके काम आ रहा होता है, उसके अलावा उसको कोई पसंद भी नहीं आता। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से बुशरा बीबी बागी हो गई और किस तरीके से उनको तलाक दी गई। जो खावर मानिका है वो मीसना भर के जो है ना विचों खाई जा ते उत्तरोला पाई जा, इस तरीके से जो है वो मामला चल रहे थे। जच्चा और बच्चा जो है वो सारे माल बनाने के अंदर मसरूफ थे। जुल्फी बुखारी
फोन करके खावर मानिका को जुबान बंदी के लिए, फरा गुज्जर जुबान बंदी के लिए धमकियां देती रही कि जनाब हमारे मुरीद जो हैं वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो अपनी जुबान को खामोश रखना, इसके ऊपर बात मत करना। लेकिन फिर खावर मानिका का जमीर जाग गया। उस वक्त जमीर जागा जिस तरह राजा रियाज का जमीर जागता है अदम एतमाद के दौरान, और वो टूट गए। और वो इस तरह टूटे जिस तरह तहरीके इंसाफ के बड़े बड़े टार्जन टूटे, जो कहते थे कि लेकर रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। और फिर वो जब टूटे और जब वो भागे और जब वो करते हुए नजर आए, तो फिर सबको नजर आ गया कि लोगों को दिखाने के लिए क्या है, और जब अपने ऊपर पड़ती है तो उस वक्त मामला किस तरीके से चलते हैं। और फरा जमील से मानिका का जो ताल्लुक है, वो कहते हैं जी कि मेरा कोई एडा खास ताल्लुक नहीं सी, बुशरा बीबी लेके आई सी कितों न कितों, और उसके बाद 2009 के अंदर मुलाकात हुई थी, तो उसका बाप भी एमपी था, तो मेरा बाप भी पार्लियामेंटेरियन था, तो मेरे बाप ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ हमारा आपके साथ ताल्लुक रहा है, और उसको इन्होंने ताल्लुक बना दिया। लेकिन ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि किस तरीके से फरा और एहसन जमील गुज्जर बुजदार को उंगलियों पे नचा के, पंजाब हुकूमत को नचा के मामलात को जो है वो डील कर रहे थे। आप इस इंटरव्यू के अंदर नेक्सिस को देखें, सिर्फ आप खावर मानिका की बातें और बुशरा बीबी के किरदार और इमरान खान के ढकोसलों और उसके चौंचलों को मत देखें। इसके अंदर और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि सामने आ चुकी हैं। और एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट तो मेरे सारे साथ के असासे चेक कर चुकी है पूरे तरीके से, तो इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। वो ये फिक्रा कह के सारी के सारा वो पोल खोल गए। बच्चे कहते थे कि रिटायर हो गए, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। और जिस तरीके से नामहरम के साथ और इन्होंने किस तरीके से बेशर्मी और उसका जिक्र किया, वो भी मैं आपके सामने बता चुका हूं। तो अब तबसरे आ रहे हैं, रंग बिरंगे तबसरे आ रहे हैं। जो यूथिया एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि साइफर पे भी कुछ नहीं हो सका, और जनाब तोशाखाना केस पर भी कुछ नहीं हो सका, अलकादिर ट्रस्ट पे भी कुछ नहीं हो सका। तो जनाब इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं, और अब इस तरीके से 18+ जो है वो इंटरव्यू शो किया जा रहा है। तो जनाब सियासत 18+ लोगों का काम है, और सियासत जो है, सियासत के अंदर सारे के सारे काम 18+ ही होते हैं। और जब जरूरत पड़ती है और जब कोई इमरान खान की तरह शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारने की कोशिश करता है, तो फिर नवाज शरीफ की रेमंड बेकर निकल आती है, और बेनजीर भुट्टो के जहाजों से पंफलेट गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कहानी एक जैसी है, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, किरदार बदलते हैं, वक्त बदलता है, नाजरीन बदलते हैं, लेकिन कहानी जो है वो वही रिपीट होती जा रही है। देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या इंजाम होगा हमारा और हमारे इस मुल्क का। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे, और यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बहैसियत कौम एक किरदार सामने आ चुका है, बहुत ही खौफनाक किरदार है। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।